हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 के केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वीवीआई है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू एकदम ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास में हम पूरे बुक से चुने हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उन सारे क्वेश्चंस को आपको हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उन सारे क्वेश्चन को आपको करना है और साथ में उसका नोट भी जरूर बनाना है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम बता देते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या क्वेश्चंस बताने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक आपको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और एक तरह से आप बोल सकते हैं कंप्लीट रिवीजन के तौर पर ये क्वेश्चंस के माध्यम से, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन जो है आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चंस जो है वो है बेंजीन की अभिक्रिया, इन्हीं की अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिसमें आपको बताऊंगा कि बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड्स की उपस्थिति में जब कराते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया जब एथिल ब्रोमाइड की उपस्थिति में करवाते हैं निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में तो क्या होता है, मतलब इस प्रकार क्वेश्चन अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है वुड्स फूटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके भी बारे में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम ठोस प्राय असंपीड्य होते हैं क्यों, और मोलरता में अंतर लिखने के लिए है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम क्या बताता है और हेनरी के नियम से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हेलोएल्केन जो है वो जल में घुलनशील होता है, जबकि जबकि जो बेंजीन होता है वो अघुलनशील होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, क्या होता है समपराशरी विलयन। और लास्ट आपके लिए जो है वो केमिकल काइनेटिक्स जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है उससे एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कौन कौन सी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये चीजें समझना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, वरना आप की मर्जी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से लेते हैं और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि बेंजीन की अभिक्रिया। क्वेश्चन क्या है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया जो है, इसमें बोला जा रहा है कि बेंजीन की अभिक्रिया जब एथिल ब्रोमाइड यानी कि CH3CH2Br से निर्जलीय AlCl3 को ही बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में जब कराते हैं तो क्या बनता है मुख्य उत्पाद के रूप में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड यानी कि सूत्र याद रखना है, एथिल मतलब आपको पता होगा एथ लिखा हुआ, एथ मतलब दो कार्बन होता है, तो एथ मतलब दो कार्बन, की एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो यहाँ पे दो कार्बन हो गए। ब्रोमाइड यानी कि Br लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको नामकरण जो IUPAC जो नामकरण होता है वो आपको आना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो फंसे नहीं, आपको समझ में आए बिल्कुल अच्छे से। इसके लिए आपको जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नामकरण जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि जो एथिल ब्रोमाइड है इसका सूत्र क्या होता है। तो जब एथिल ब्रोमाइड से निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में जब करवाते हैं किसकी अभिक्रिया, बेंजीन की, तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड यानी कि CH3CH2Br से निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में जब करवाई जाती है, तो निर्जलीय AlCl3 मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में जब कराई जाती है तो HBr बाहर निकलता है। क्या निकलता है, HBr बाहर निकलता है और उत्पाद के रूप में जो है वो टॉलिन बनता है। याद रखना है क्या बनता है, वो टॉलिन बनता है। ठीक है, और वो जो बेंजीन रिंग होता है उस बेंजीन रिंग में CH2CH3 जाकर के जुड़ जाता है और इस प्रकार से टॉलिन बनता है। और इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि जब बेंजीन की अभिक्रिया जो है
जब बेंजीन की अभिक्रिया जो है वो एथिल ब्रोमाइड से निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो दोस्तों बेंजीन की उपस्थिति में जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है वो AlCl3 से करवाते हैं तो क्या बनता है मुख्य उत्पाद के रूप में, तो टोलुइन बनता है। क्या बनता है, टोलुइन बनता है। और इस अभिक्रिया को फ्रेडल-क्राफ्ट की एल्काइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अलग अलग वैरायटी होता है, फ्रेडल-क्राफ्ट का एल्काइलेशन, एसाइलेशन, तो ये सब आगे टॉपिक आएगा तो बताएंगे हम। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया हो कि बेंजीन की अभिक्रिया जब एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में तो क्या होता है मुख्य उत्पाद के रूप में। ठीक है, तो अब हम बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं आपको इंग्लिश में इसको समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो क्या बोला जा रहा है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि इसको देखिए, इसमें इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूं कि दिस रिएक्शंस बिटवीन बेंजीन एंड इथाइल ब्रोमाइड दैट इज CH3CH2 Br इन द प्रेजेंस ऑफ इनहाइड्रस AlCl3 is the Friedel-Crafts reaction. This reaction result on the formation of toluene and ethyl benzene based on the reactant and HBr is released. ठीक है, HBr यहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज को लिख ले। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने आपको जो है ये क्वेश्चन समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो वुड्स फिटिंग तथा फिटिंग अभिक्रिया होता है ये क्या होता है। आपसे एग्जाम में अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, इसी में दो क्वेश्चन मैंने अटैच किया है। तो पहला क्वेश्चन है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है और फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, दोनों से आप क्या समझते हैं। यही क्वेश्चन, एक ही दो क्वेश्चन को मैंने एक ही क्वेश्चन में अटैच कर दिया, लेकिन आपके एग्जाम में इसी से जो है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अलग अलग करके भी पूछे जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको दोनों एक साथ समझा रहा हूँ कि जो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होता है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होता है और जो फिटिंग अभिक्रिया होता है ये क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए वुड्स फिटिंग जो अभिक्रिया है ये क्या होता है। सबसे पहली बात, जो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन के एक अणु तथा एडिल हैलाइड यानी कि हेलो एरिन्स जैसे क्लोरोबेंजीन, ठीक है, जैसे क्लोरोबेंजीन के एक अणु मिश्रण को सोडियम धातु के साथ, ठीक है, किसके, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल एडिल यौगिक बनता है। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसको बारे में आपको बताता हूं कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हम हेलो एरीन की अभिक्रिया, ठीक है, जब हम हेलो एरीन की अभिक्रिया, इसमें क्या क्वेश्चन क्या था, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया था ना, पहले क्या था, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो इसमें होता क्या, देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम इसमें दो चीज लेते हैं, एक लेते हैं हेलो एरीन और दूसरा लेते हैं हेलो एल्केन। हेलो एरीन की अभिक्रिया कराते हैं हेलो एल्केन से। आपको हेलो एरीन और हेलो एल्केन एक चैप्टर है, आपको पता होगा। तो हेलो एरीन की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, इसमें हम हेलो एरीन की अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, इसमें हम करवाते हैं किसकी अभिक्रिया, हेलो एरीन की अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, हेलो एरीन की अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, हेलो एरीन की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ। ठीक है, हेलो एल्केन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, देखिए अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा, क्योंकि हम कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो हेलो एरीन है इसके अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, हेलो एल्केन से करवाएंगे। और किसकी उपस्थिति में करवाएंगे दोस्तों, इसमें हम करवाएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसकी, ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखिए क्या होता है, तो हेलो एरीन की जगह, हेलो एरीन जो है, हेलो एरीन की जगह पे हम ले लेते हैं जैसे कि क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो हमने हेलो एरीन की जगह पे क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, हेलो एल्केन के साथ। हेलो एल्केन मतलब यहाँ पे हम ले रहे हैं हम यहाँ पे ले रहे हैं मेथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ठीक है, ClCH3।
ठीक है। ये क्या है हमारा क्लोरोबेंजीन, ये क्या हमारा हेलो एल्केन है, ये हमारा क्या है हेलो एल्केन है, ये हमारा क्या है हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये जो है हमारा, ये क्या है हेलो एरीन है, ये क्या हमारा हेलो एरीन है, हेलो एरीन है, ठीक है। ये हमारा क्या है हेलो एरीन है। और इस दोनों की भी क्रिया हम करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, तो सोडियम के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवा रहे हैं, सोडियम के साथ करवाना है इसके भी क्रिया, किसके साथ, सोडियम के साथ इसके भी क्रिया करना है। तो इन्हीं के बीच में हम यहाँ पे लिख देते हैं Na, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं ताकि आपको और समझ में आए, बेटर समझ में आए। देखिए हम क्या करवा रहे हैं, इसकी सभी क्रिया जो है, इसकी जो भी क्रिया है वो किसके साथ करवा रहे हैं, Na के साथ करवा रहे हैं, यानी कि सोडियम के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं दोस्तों, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवा रहे हैं। मैंने आपको बताया है किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं इसकी अभिक्रिया, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवा रहे हैं, ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सिंपल चीज होगा कि जो Na है, यहाँ पे जो Na है, यहाँ पे ये जो Na है, ये जो Na है यहाँ पे, ये जो Na है और ये जो Cl है, Na और Cl ये दोनों निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये Na ऐसे हम दो Na ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे हमने दो Na ले लिया तो दो Na और दो Cl यहाँ से निकल जाएगा और क्या बना लेगा 2NaCl बना लेगा, क्या बना लेगा यहाँ से बना लेगा 2NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, अब यहाँ पे बच गया हमारा CH3, ये वाला बच गया हमारा CH3, ठीक है। ये वाला हमारा बच गया क्या CH3, ठीक है। ये वाला हमारा बच गया क्या CH3, ये वाला बच गया CH3। और इधर जो बच गया हमारे पास, ये क्या बच गया हमारे पास, ये जो बेंजीन है ये बच गया हमारे पास, ठीक है। इसमें ऐसा थोड़ा बॉन्ड बना लेना है अल्टरनेट करके। तो अब देखिए यहाँ पे ये बेंजीन बची है और ये हमारा बच गया CH3, तो बेंजीन और CH3 ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमारा ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो है यहाँ से ऐसा बनेगा कि इसके साथ जो है वो CH3 आकर के लग जाएगा और प्लस में ये बन रहा है NaCl, ठीक है, NaCl ये प्लस में बन रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जब हम हेलो एरीन की विक्रिया कराते हैं हेलो एल्केन से और मिथाइल, यानी कि हेलो एरीन कहने का मतलब हमने यहाँ पे लिया है क्लोरोबेंजीन और हेलो एल्केन के रूप में मैंने लिया है यहाँ पे क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो इसकी प्रतिक्रिया मैंने करवाया ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है NaCl बाहर निकल जाता है और जो मीथेन है, जो CH3 ग्रुप है वो जाकर के बेंजीन रिंग में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हेलो एरीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं हेलो एल्केन से, ठीक है। हेलो एरीन की अभिक्रिया से करवा रहे हैं, हेलो एल्केन से करवा रहे हैं और ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवा रहे हैं, सोडियम धातु से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है Na जो है सोडियम जो है Na और Cl ये दोनों निकल गया, NaCl बना लिया और जो CH3 यानी कि जो हेलो एल्केन है ये बेंजीन रिंग में जाकर के हेलो एरीन के साथ जुड़ गया है, इसलिए इसको बोला गया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फिट हो गया है जाकर के। ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार पढ़ देते हैं क्या बोला जा रहा है कि जब एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन के एक अणु तथा एरिल हैलाइड यानी कि हेलो एरीन जैसे कि क्लोरोबेंजीन के एक अणु मिश्रण को जब सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्किल एरिल यौगिक बनता है, ठीक है। एल्किल एरिल यौगिक बनता है, जैसे कि आप देख सकते थे CH3 और बेंजीन बना था, ठीक है। CH3 जो है वो बेंजीन रिंग में जाकर के जुड़ गया था। इस प्रकार से एल्किल एरिल यौगिक बनता है और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। फिटिंग रिएक्शन नाम कैसा है, फिटिंग, यहाँ पे कपड़ा फिट फाट करने वाला नहीं है। फिटिंग रिएक्शन, इसमें रिएक्शन में क्या होगा, दो चीजें आकर आपस में अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है उसको पहले एक बार पढ़ के बता देते हैं आपको हम। देखिए जब एरिल हैलाइड यानी कि हेलो बेंजीन, ठीक है, एरिल हैलाइड यानी कि हेलो बेंजीन, ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया जब हम करवाते हैं एरिल हैलाइड यानी कि हेलो बेंजीन जैसे क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ हम क्या करवाएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है। तो
सजातीय यौगिक यानी कि डाइफिनाइल ये बनता है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे आपको समझाते हैं, जैसे इसमें होता क्या है, सिंपली बात है, इसमें होता क्या है, देखिए कि इसमें हम लेते हैं इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम कराते हैं हेलोरीन की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं। हेलोरीन की अभिक्रिया किसे कराते हैं, सोडियम से कराते हैं। तो हेलोरीन यानी कि समझ आए होंगे बेंजीन से रिलेटेड है, मतलब हमने क्या लिया यहाँ पे 2, इस प्रकार से हमने ले लिया बेंजीन, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड बना देना है अल्टरनेट करके इस प्रकार से, ठीक है। ये बेंजीन ले लिया हमने और ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है और ऐसे मैंने 2 ले लिया, ठीक है। इधर भी ले लेते हैं एक और इसकी प्रतिक्रिया हम करवाएंगे सोडियम धातु के साथ। तो पहले हम लिख देते हैं प्लस में 2Na, प्लस में 2Na और प्लस इसकी प्रतिक्रिया हम करवा रहे हैं किसके साथ, वही क्लोरोबेंजीन के साथ। यहाँ लिख देते हैं Cl और इसके साथ ये जो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस प्रकार से ये क्लोरोबेंजीन को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सिंपली सी बात है, इसमें जो है हमने क्या लिया, 2 जो है वो सेम प्रकार का मैंने लिया। यहाँ पे बोला भी गया था कि जो फिटिंग अभिक्रिया इसमें क्या लेना है कि जो क्लोरोबेंजीन है इसके 2 अणु लेना है, 2 अणु, इसकी अभिक्रिया करवाना है सोडियम धातु के साथ और ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवाना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लिए हैं और इसकी प्रतिक्रिया हम करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, तो सोडियम धातु के साथ करवा रहे हैं, सोडियम धातु के साथ करवा रहे हैं। और किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं दोस्तों, तो करवा रहे हैं हम ड्राई ईथर की उपस्थिति में, याद रखना ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम रिएजेंट के रूप में क्या लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम क्लोरोबेंजीन के 2 अणु की अभिक्रिया जो है वो सोडियम धातु के साथ करवा रहे हैं और ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो क्या होगा, सिंपल बात होगा, देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ से सिंपल चीज होगा और वो क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात जो ये 2Na है, ये 2Cl, 2Na और 2Cl ये आपस में मिलेगा और यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2NaCl क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2NaCl, ये बाहर निकल गया, ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग बच गया, यहाँ पे ये वाला बेंजीन रिंग बच गया और ये वाला बच गया, ठीक है, ये वाला बच गया। तो ये दोनों जो है वो आपस में मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा इसका कि ये वाला एक बेंजीन रिंग था, ठीक है, ये वाला एक बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, और एक बेंजीन रिंग ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो बन के तैयार हुआ है, ये इसको बोलते हैं बाइफेनिल। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं बाइफेनिल, ठीक है, बाइफेनिल। और इसी को बोला जाता है फिटिंग अभिक्रिया। इसी को हम बोलते हैं क्या, फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसी को क्या किस नाम जानते हैं, तो फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिटिंग अभिक्रिया के नाम से इसको हम जानते हैं। आई होप समझ में आएगा कि फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है और वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है। तो एक बार और फिर से बता देते हैं, फिटिंग अभिक्रिया में हम 2 क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम धातु के साथ करवाते हैं। तो आपस में ये दोनों जो है ना बेंजीन रिंग आपस में मिल जाता है, अटैच हो जाता है, NaCl जो है बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से बाइफेनिल का निर्माण होता है। जबकि जो वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया था उसमें हमने हेलोएरीन की अभिक्रिया हेलोएल्केन से करवाया था और जो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बना था, जो इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो एरिल यौगिक बना था और हेलोएरिल यौगिक बना था, यानी कि CH3 जो है वो जाकर के बेंजीन रिंग में जुड़ गया था, यहाँ पे आप देखे थे। तो इस प्रकार से ये जो वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया और जो फिटिंग अभिक्रिया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्या होता है ये वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया और क्या होता है फिटिंग अभिक्रिया, और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, डायग्राम्स है, वो सब आप समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चलिए देखते हैं। अब आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं और पिछले वीडियो में भी करवाया था। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है और नीचे कमेंट में इसका आंसर बताना है, लिख करके बताना है। दोस्तों आपका एक कमेंट जो है, अगर आपका थोड़ा सा भी कमेंट करते हैं तो आपको उससे हमको उससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपको जो है
क्वेश्चन जो भी दे रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको करना है और नीचे उसका आंसर जो है वो कमेंट में बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ठोस है ये ठोस प्रायः असंपीड्य होता है। क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, और अगर आपने नहीं देखा है इसको तो पहले देखिए और इसका आंसर समझिए, और समझने के बाद इसी वीडियो में आकर के नीचे आपको कमेंट में आंसर भी लिखना है कि ठोस जो है वो प्रायः असंपीड्य होता है तो क्यों होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मोलरता और मोलरता है इसके बीच का 2 अंतर लिखना है। हालांकि मैंने आपको 5-5 अंतर बताया था मोलरता और मोलरता में, लेकिन आपको मात्र 2 अंतर आपको लिखना है, ठीक है। आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखना है आपको, ठीक है। आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखना है मोलरता और मोलरता के बीच के 2 अंतर को लिखना है। कितने अंतर को लिखना है, 2 अंतर को लिखना है दोस्तों। और आप अगर आपने इस दोनों को नहीं समझा है तो जरूर समझिए, ये क्वेश्चन आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आ सकता है। एकदम 100% चांस है कि इससे जो है वो क्वेश्चन बनेगा कि ठोस प्रायः असंपीड्य होता है तो क्यों होता है, और मोलरता और मोलरता के बीच का अंतर, ठीक है। तो अब हम बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हेनरी का नियम से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, हेनरी का नियम। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए दोस्तों, तो हेनरी के नियम से क्वेश्चंस है। इसमें क्या बोला जा रहा है उसको पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन है दोस्तों हेनरी का नियम क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेनरी का नियम क्या है, व्हाट इज हेनरीज लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं इसका डेफिनेशंस, और जो लैंग्वेज है वो आपको पहले समझा देते हैं, और इसके जो डिटेल है, अब जो कंसेप्ट है, जो चीजें आपको समझनी चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो लैंग्वेज समझ लेते हैं, हेनरी का नियम क्या होता है दोस्तों। हेनरी का नियम हमें बताता है कि जो स्थिर ताप, अगर स्थिर ताप है, तापमान अगर स्थिर है, कांस्टेंट है, मतलब अगर बदल नहीं रहा है, स्थिर ताप है, तो स्थिर ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की जो विलयता होती है वो उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो स्थिर ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के ऊपर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। ये सिंपल सी बात है। इसका सूत्र है P बराबर KH(x), जहां P जो है वो गैस का आंशिक दाब होता है और X जो है वो गैस का मोल अंश होता है। इस प्रकार से आपको ये चीजें हैं, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में जो हेनरी का लॉ होता है वो क्या कहता है, ठीक है। हेनरी का नियम एक्चुअली में कहता क्या है, देखिए तो इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात हमने क्या लिया यहाँ पे, एक हमने बीकर ले लिया, ठीक है। या क्या हमने क्या ले लिया यहाँ पे, बीकर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया, इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पानी। अब ये चीज पता होगा कि अगर जल है दोस्तों, ठीक है, अगर ये जल है, ठीक है, अगर ये जल है, ठीक है, तो जल में पहले से ही आपको ये बात पता होगा कि जल में जो है दोस्तों, जल में क्या होता है, पहले से ही जो है वो पहले से जो है ना गैस घुला रहता है, पहले से ही गैस घुला रहता है, ठीक है, पहले से ही गैस घुला रहता है। अब कौन सा गैस जल में घुला रहता है आपको बता नीचे कमेंट में कि कौन सा गैस जल में घुला रहता है। ये तो बच्चा को पता रहता है कि कौन सा गैस जल में घुला रहता है, और इसी वजह से जो है वो जो जलीय जीव होते हैं इसलिए जिंदा रहते हैं, क्योंकि उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, गैस चाहिए ना। और मैं आपको बता भी दिया हूँ कि जल में कौन सा गैस घुला रहता है, तो ऑक्सीजन गैस घुला रहता है, ठीक है। कौन सा गैस घुला रहता है, ऑक्सीजन। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन है वो तो जलीय जीवों के लिए भी तो जरूरी है, तो इसलिए जल में जो है वो ऑलरेडी पहले से ही ऑक्सीजन गैस घुली रहती है। लेकिन अगर हमको ऊपर से भी अगर और गैस घोलना है, जैसे आप जनरली देखे होंगे कि जो जो स्प्राइट होता है, जो स्प्राइट होता है या जो ठंडा होता है, स्प्राइट हो गया, ये जो ठंडा होता है, इसमें क्या होता है, जो कोका कोला होता है, बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक होता है दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, जिसमें जो है आपको देखने को मिलेगा ऊपर से गैस घोला हुआ, ठीक है, ऊपर से गैस घोला हुआ देखेगा आपको। तो ये सब जो कोल्ड ड्रिंक होता है इसमें क्या होता है, ऊपर से गैस घोला रहता है, जल तो रहता है, ये साथ में ऊपर से गैस घोला रहता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, कैसे उसको घोलते हैं दोस्तों। जल में ऑलरेडी गैस घोला रहता है, लेकिन अगर हमको ऊपर से और गैस को घोलना है तो इसके लिए हेनरी का नियम लागू होता है। किसका नियम लागू होता है, हेनरी का नियम लागू होता है। और सिंपल सी बात है दोस्तों, एकदम सरल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आपको जल में किसी गैस को घोलना है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये कोई जो है विलियन है और इसमें हमको बाहर से गैस घोलना है, ठीक है, बाहर से क्या करना है, इसमें हमको गैस को घोलना है, ठीक है, बाहर से हमको क्या करना है, इसमें गैस को घोलना है, ठीक है, किसको घोलना है, गैस को। और इसमें हमको क्या करना है, घोलना है, ठीक है, क्या करना है, इसमें हमको गैस को घोलना है, ठीक है, घोलना
है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा हमको, ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, गैस को घोलने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अगर हम देखें, सिंपल सी बात है दोस्तों, जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे, अगर हमें गैस को घोलना है इसमें, तो हम जितना ज्यादा इसमें हम प्रेशर को लगाएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा हम प्रेशर को इसमें लगाएंगे तो उतना ज्यादा, जैसे कि ये गैस के अणु है, ठीक है, ये गैस के अणु है, तो जितना ज्यादा हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे दोस्तों, उतना ज्यादा ये गैस के जो अणु होंगे ना इसमें घुलेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा इस गैस के जो अणु होगा वो इसमें जल में घुलने वाला है, जितना ज्यादा हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर कि कितना हम प्रेशर लगा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हेनरी जो है, हेनरी साहब जो थे वो क्या कहे थे, बैठ के जो है वो यही सब सोच रहे थे, और वो सिंपल सी बात बताए थे कि किसी गैस की विलयता पर जो है ना दाब का प्रभाव पड़ता है। ये बात उन्होंने ही बोला था। किसने बोला था, हेनरी साहब ने बोला था कि किसी भी गैस की विलयता अगर है, अगर जानना है कि कोई गैस जो है वो किसी विलियन में कितना घुलेगा, तो ये चीज डिपेंड करता है कि वो जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना लग रहा है, मतलब गैस की विलियता पर दाब का प्रभाव पड़ता है। और ये जो संबंध बताए थे कि गैस की विलियता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बीच में संबंध है, वो संबंध का अध्ययन जो है वो हेनरी साहब ने ही किया था, और यही बताए थे कि गैस की विलियता पर दाब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो क्या बताए थे आपको बताते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि जो गैस है, सिंपल सी बात है, जो गैस है, जो गैस को हम घोलना चाह रहे हैं, ठीक है, जो गैस को हम घोलना चाह रहे हैं, जो गैस घुलेगी, या आप बोल सकते हैं जो गैस को हम घोलना चाह रहे हैं, गैस को घोलना चाह रहे हैं, जो हम गैस चाहते हैं वो गैस घुले। ठीक है, तो वो गैस कैसे घुलेगा, देखिए सिंपल सी बात है, वो गैस उतना ही घुलेगा जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे। मतलब ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे ना दोस्तों, उतना ज्यादा वो गैस घुलेगा, किसमें, जल में, जिसमें हम उसको घोलना चाह रहे हैं। तो वो जो है गैस उतना ही घुलेगा जितना ज्यादा हम गैस के ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। तो यही चीज बताए थे हेनरी साहब ने। ठीक है, हेनरी साहब क्या बताए थे कि कोई भी गैस जो है वो कितना घुलेगा, ये डिपेंड करता है कि वो उस पर कितना दाब लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल इक्वेशन हम बताते हैं, इसका हम सिंपल बताते हैं कि जो प्रेशर है, यानी कि जो प्रेशर है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो एक्स, यहाँ पे एक्स, जो एक्स क्या है, एक्स जो है वो गैस है, वो गैस की मात्रा है, वो गैस की मात्रा है जो जो लिक्विड में घुला हुआ है। किसमें घुला हुआ है, लिक्विड में घुला हुआ है। लिक्विड बोले या तो द्रव बोले, तो जिस द्रव में हम गैस को घोलना चाह रहे हैं वो उस गैस की मात्रा है। ठीक है, जिस जो इस गैस को हम घोलना चाह रहे हैं लिक्विड में। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि जितना ज्यादा ये प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा वो एक्स, एक्स मतलब गैस की मात्रा बढ़ेगी, किसमें, लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड में वो गैस की मात्रा बढ़ेगी। अब इसको इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जैसे ही यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है दोस्तों। क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं के एच। क्या बोलते हैं, के एच, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। तो के एच एक्स, यहाँ जो के एच है दोस्तों, आपको पता होगा ये पी प्रेशर है, ये एक्स वो गैस की मात्रा है जो जो द्रव में घुला हुआ है या घुलेगा। तो अब ये जो के एच है, ये के एच क्या है, ये के एच जो है वो दोस्तों हेनरी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट, यानी कि हेनरी का स्थिरांक इसको बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक के नाम से इसको जानते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि ये चीज क्या है, हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम सिंपल है, आपको हम बता दिए। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको पढ़ देते थोड़ा सा। हेनरी का नियम फिर से बता देते हैं। हेनरी का नियम बताता है कि स्थिर ताप पर, क्या बताता है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की जो विलयता होती है वो उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। या सिंपल वर्ड में हम कहें तो स्थिर ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलयता जो है, यानी कि किसी भी द्रव में किसी भी गैस की विलयता गैस के ऊपर लगाए गए दाब, गैस के दाब के समानुपाती होता है। और सूत्र मैंने आपको बता दिया, P बराबर के एच एक्स होता है, जहाँ पे के एच जो है वो हेनरी कांस्टेंट होता है, P गैस का आंशिक वाष्प दाब होता है, आंशिक दाब होता है, और एक्स वो गैस का मात्रा होता है, एक्स का वो गैस का मोल अंश होता है जो उस द्रव में घुला हुआ है। आई होप ये बात समझ में आपको आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बता देते हैं इसको इंग्लिश में, कि इसको जो है थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम जो भी बच्चे हैं वो भी समझ में आ जाए उसको, ताकि वो दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility
दैट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे जो हम सॉल्युबिलिटी मेजर कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है दोस्तों, ये जो सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबिलिटी of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure, that is P, of the gas above the liquid. The mathematical liquid and the mathematical relationship is P is equal to KHX। ये मैंने आपको बता दिया है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन है प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो गैस का आंशिक दाब होता है, ये हेनरी का नियम क्या है, आप समझ गए होंगे। और हेनरी के नियम का ही एप्लीकेशन होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, जो कोल्ड ड्रिंक होता है, उसमें बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो गैसें होती है बाहर से जो घोली रहती है, वो हेनरी के नियम का ही यूज करके घोला रहता है। तो आपसे ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा अगर पार्ट आता है तो आपसे हेनरी के नियम का एप्लीकेशन में पूछा जा सकता है कि हेनरी का नियम का उपयोग क्या है। तो आप ये सब चीज बता सकते हैं कि हेनरी के नियम जो है उसका क्या क्या उपयोग है दोस्तों, ठीक है। तो हेनरी का नियम का क्या क्या उपयोग होता है और हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी होती है, तो आपको वो भी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि दोस्तों कि हेलो एल्केन यानी कि जो आरएक्स जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हेलो एल्केन को आरएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हेलो एल्केन होता है जो जल में घुलनशील, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, जो हेलो एल्केन है वो जल में अघुलनशील होता है। यहाँ पे थोड़ा कर लीजिएगा, जो हेलो एल्केन है वो जल में क्या है, अघुलनशील है, यहाँ पे अ लगा लीजिएगा, अघुलनशील होता है। जबकि बेंजीन जो है वो घुलनशील है, यहाँ पे घुलनशील है। और ऐसा क्यों है आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हेलो एल्कीन जल में अघुलनशील है जबकि बेंजीन जो है वो घुलनशील है, तो क्यों है, आपको इसका जवाब देना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और ये इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, ठीक है। तो इसको जरूर समझिए, ये क्वेश्चंस को आंसर समझिए और इसको जरूर से जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या बोला जा रहा है देखते हैं। हेलो एल्केन जो है थोड़ा समझ गए, क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स था, आपको बता दिए हैं। यहाँ पे घुलनशील है तो ये अघुलनशील होना चाहिए, यहाँ पे अघुलनशील हो कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो बेंजीन घुलनशील है, यहाँ पे घुलनशील नहीं है, यहाँ पे घुलनशील है कर लीजिएगा, ठीक है। आपको समझाते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है दोस्तों, ये जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है, हेलो एल्केन है, सॉरी, ये जो हेलो एल्केन है ये जल में घुलनशील होता है। इसका आंसर देखिए, हेलो एल्केन जो है वो जल में घुलनशील होता है, यहाँ पे और नहीं होगा। हेलो एल्केन जो है वो जल में घुलनशील होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, और साथ ही वे जल के अणुओं के बीच मौजूद हाइड्रोजन बंधन को तोड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। हेलो एल्केन जो है वो जल में घुलनशील, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, हेलो एल्केन जो है जल में अघुलनशील होता है, सॉरी हमने जो है आपको थोड़ा उल्टा बता दिया है। मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक्स है। हेलो एल्केन जो है वो जल में अघुलनशील यहाँ पे कर लीजिएगा और यहाँ पे घुलनशील नहीं है तो घुलनशील है, ये करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आंसर समझते ध्यान से। जो हेलो एल्केन है ये जल में घुलनशील होता है, ठीक है। हेलो एल्केन जो है वो जल में अघुलनशील होता है, सॉरी हेलो एल्केन जो है वो जल में अघुलनशील होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि ये और लगा लेना है अघुलनशील। हेलो एल्केन जो है वो जल में अघुलनशील होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। जो हाइड्रोजन बंध होता है वो हेलो एल्केन जो है वो क्योंकि जल में हाइड्रोजन के अणु होते हैं, तो हाइड्रोजन बंध जो है जल के अणुओं के साथ जो है वो हाइड्रोजन बंध ये नहीं बनाता है। कौन नहीं बनाता है, तो हेलो एल्केन यानी कि आरएक्स जो है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता जल के अणुओं के साथ। साथ ही साथ वो जल के अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बंध को तोड़ने में भी सक्षम नहीं होता है, ना ही हाइड्रोजन बंध बनाता है और ना ही ये हाइड्रोजन बंध को तोड़ने में सक्षम है, जिसके कारण हम कहते हैं कि वे जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। जल में घुलनशील क्यों नहीं होता, आप समझ गए होंगे कि हेलो एल्केन जो है वो जल में अघुलनशील होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वे जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, और जल के अणुओं के बीच मौजूद जो हाइड्रोजन बंध होता है उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं, तोड़ने में भी सक्षम नहीं होते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं कि जल में जो है वो हेलो एल्केन जो है वो घुल नहीं पाता है, अघुलनशील होता है, नहीं घुल सकता है, ठीक है, नहीं घुलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं। हेलो एल्केन्स are insoluble in water. This is because they cannot
form hydrogen bond with water molecules, and nor can they break the exciting strong hydrogen bonds between water molecules. However, they are soluble. they are soluble in organic solvents like बेंजीन। ठीक है, भले ही वो बेंजीन में घुल जाता है, लेकिन जल के अणुओं के साथ वो नहीं घुल पाता है। कारण क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है और ना ही हाइड्रोजन बंध को वो तोड़ने में सक्षम है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में यानी कि जो हेलोएल्केन है वो जल में अघुलनशील होता है, तो क्यों होता है आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन में आज देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो समपराशरी विलयन है इसको क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन होता क्या है। देखिए सिंपल है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं तो समझना है। समपराशरी विलयन जो है वो ऐसा विलयन होता है जिसका परासरण दाब जो है वो समान होता है। सिंपल है, सम का मतलब समान और पराशरी विलयन यानी कि परासरण दाब जो है इसमें समान होगा। तो सिंपल है दोस्तों, जब कोई विलयन है वो समपराशरी विलयन है, इसका मतलब वैसा विलयन होगा जिसका परासरण दाब जो है यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो समान ताप पर समान होगा। ठीक है, अगर समान ताप पर समान है परासरण दाब, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, समपराशरी विलयन बोलेंगे। और समपराशरी विलयन में विलय की जो मोलर सांद्रता होता है वो समान होता है, एकदम सेम होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि समपराशरी विलयन क्या होता है। सिंपल है दोस्तों, ये तो समझ पढ़ने के बाद ही समझ में आता था। समपराशरी विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसके परासरण दाब जो है वो समान होते हैं। सिंपल है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। An isotonic solution is a solution that has the same osmotic pressure as another solution at the same temperature. Isotonic solution also share equal molar concentrations. आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अनदर सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, दो सॉल्यूशन है, उसमें अगर सेम टेम्परेचर पर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो परासरण दाब वो सेम है, उसको बोलेंगे हम क्या, परासरण समपराशरी विलयन यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन और होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी होता है, हाइपोटोनिक भी सॉल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं अब अल्पपराशरी विलयन। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, तो हो सकता है उससे भी क्वेश्चन आ सके। तो सबसे पहली बात आपको ये समझ में आ गया कि समपराशरी विलयन क्या होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको समझा देते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध आयु काल टी हाफ, जिसको बोलते हैं टी हाफ, प्रथम कोटि जो अभिक्रिया है, प्रथम कोटि जो प्रतिक्रिया है, इसका अर्ध आयु काल जो टी हाफ है वो है 10 मिनट। तो प्रतिक्रिया दर बताना है, प्रतिक्रिया दर जिसको नियतांक, प्रतिक्रिया दर नियतांक जिसको के बोलते हैं, आपको उस के का मान निकाल के बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये जानते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। और आपको प्रतिक्रिया दर नियतांक यानी कि के निकालना है। तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु काल होता है जो टी हाफ होता है, और जो उस दर नियतांक होता है के, उसके बीच एक संबंध होता है। आपको याद होगा जो टी हाफ होता है, जो टी हाफ होता है यानी कि जो अर्धायु काल होता है वो बराबर होता है 0.693 अब बटा में के क्या है, दर नियतांक है। तो आपको टी हाफ का मान दे दिया है, टी हाफ का मान दे दिया है 10 मिनट, और के का मान आपसे पूछा है यानी कि जो दर नियतांक है उसका मान आपसे पूछ दिया। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम। देखिए सबसे पहली बात जो आपको पता होगा कि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बटा में के, ये फॉर्मूला है तो आपको पता होगा। अब देखिए टी हाफ का मान इसमें दे दिया है कितना, 10 मिनट, 10 मिनट दिया हुआ है ना, 10 मिनट दिया हुआ है, और बराबर 0.6 क्या है यहाँ पे 0.693 अब बटा में के, मतलब आपको के का मान आपको निकाल के बताना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब के का मान निकालेंगे तो के इधर आ जाएगा, ठीक है, और 0.693 उधर आ जाएगा, और ये जो 10 इधर है वो नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नीचे 10 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, अब इसको भाग लगा देना, 0.693 को 10 से जब भाग लगाइएगा तो आंसर आपको आ जाएगा कितना, इसमें आपको आंसर आ जाएगा 0.0693 प्रति मिनट आ जाएगा। ठीक है, मीटर इनवर्स आ जाएगा क्योंकि मिनट
ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। 0.0693 आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि दर नियतांक इसका कितना आ गया, 0.0693 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवाया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और जो आपके लिए होमवर्क मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ये 2 क्वेश्चन ठोस प्राय असंपीड्य होता है तो क्यों होता है, मोलरता और मोलरता में 2 अंतर आपको नीचे कमेंट बताना है। इसके बाद क्या जो क्वेश्चन है आपको मैं आपको करवाऊंगा, इससे पहले दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करना है, ताकि आपको जो है जो भी हम आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करूँ तो आपको पहले मिले। और तो और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन को करवा रहा हूँ ये सारे 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको जो है अच्छे से तैयारी करना है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ताकि आपके क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, और हाँ, जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट है, आपको हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।